और रोहित खड़े थे। नमन और रोहित ने जैसे ही दानिश और विशाल को देखा, उन दोनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। दानिश ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन विशाल ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने यहाँ गार्ड क्यों नहीं लगाए हैं? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, या फिर तुम दोनों मेरे बेटे को मारना चाहते हो? या सुनते ही नमन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि हमने तो यहाँ गार्ड्स लगाए हुए थे, पर दानिश सर ने ही यहाँ के सभी गार्ड को भेज दिया। वह अकेले ही उसे हैंडल करना चाहते हैं। या सुनते ही विशाल गुस्से से भड़कते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने उसकी उम्र देखी है? वह इतने जालिम और घटिया इंसान को अकेले कैसे हैंडल करेगा? जाओ गार्ड लेकर आओ। यह सुनकर नमन रोहित जाते हुए दानिश को देखने लगे। तभी दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, डैड आप यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनते ही विशाल के भाव आपस में चढ़ गए। उसने कहा, दानिश यह तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा, क्योंकि घर में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, डैड मुझे अभी आपकी कोई बात नहीं सुननी। उसके इस तरह बात करने से विशाल अब गुस्से से कांपने लगे और अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोले, रोहित नमन तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि तुम दोनों मेरे बेटे का ख्याल रखो। अगर इसे गलती से भी एक खरोंच आई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर रोहित और नमन दोनों ने ही अब जल्दबाजी के साथ अपना सर हिला दिया। विशाल वहां से एक नजर दानिश को देखकर निकल गए। उनके जाने के बाद नमन आगे आते हुए बोले, अंदर सब तैयारी हो चुकी है। वह काफी देर से चिल्ला रहा है, लेकिन अभी तो कुछ देर के लिए वह चुप हो गया। शायद 2 दिन से खाना पीना ना मिलने की वजह से उसके अंदर ताकत नहीं है। दानिश गुस्से से बैकयार्ड की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब उसे मरना है और यह बात उसे भी पता चल चुकी है, इसलिए उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है। यह सुनकर रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दानिश भी उस बैकयार्ड के अंदर बढ़ गया। उसके जाते ही रोहित ने नमन को घूरते हुए कहा, नमन वह लड़की कहाँ है जिसे तुम कल रात अपने साथ लेकर आए थे? इसके जवाब में नमन ने कहा, वह कमरे में सो रही होगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं कमरे में नहीं गया। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे डिस्टर्ब करूँ। वैसे भी कल डॉक्टर ने जिस तरह से उसकी कंडीशन बताई थी, मुझे उस बच्ची के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इतना ज्यादा क्यों ध्यान दे रहे हो उस बच्ची पर? तुम्हें तो अभी यह भी नहीं पता कि वह आखिर है कौन, कहाँ से आई है और उसके माँ बाप कौन हैं? यह सुनकर नमन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल रात को उसके बारे में सब पता लगा लिया है। वह एक अनाथ है और वह ओबराय के ट्रस्ट पर जो अनाथालय चलता है उसी के मेंबर में है। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे अनाथालय में छोड़ गए थे। आज तक कोई भी फैमिली उसे अडॉप्ट करने नहीं आई। शायद भगवान ने उसे मेरे लिए छोड़ा हुआ था और अब वह मेरे पास आ गई। यह सुनते ही रोहित हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या यह तुम कह रहे हो? कहीं तुम उसे खुद अडॉप्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? यह सुनकर नमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं सोचने के साथ साथ पेपर भी रेडी करवा लिए हैं। तुम्हें पता है कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है, तो हम दोनों मिलकर ही उस छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। यह सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुमने क्या उस बच्चे से पूछा है? क्या वह हम दोनों आदमियों के साथ रहने के लिए तैयार होगी? क्योंकि वह एक लड़की है और हम दोनों आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि अनाथालय के मैनेजर हम दोनों आदमियों को एक लड़की को अडॉप्ट करने देंगे। कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन पूरी खराब हो चुकी है। यह सुनकर नमन भी सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने रोहित को घूरते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं जब वहाँ के मैनेजर से बात करने जाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। यह कहकर नमन हंसने लगा, तो वहीं रोहित चिढ़ गया और चूसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तो हस्बैंड बन सकता हूँ। तुम मेरी वाइफ बन जाना और फिर हम दोनों उस छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे और उसे ढेर सारी खुशियां देंगे। यह सुनकर वह दोनों ही हंसने लगे और फिर तभी रोहित ने कहा, अभी बॉस अंदर गए हुए हैं, क्यों ना हम तब तक उस बच्ची से मिल लेते हैं? वैसे भी कल रात से मैं उससे मिला नहीं हूँ।
वह बहुत प्यारी है। यह सुनकर नमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, उसे मुझे दवा भी खिलाना है। चलो एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं। यह कहते हुए वह दोनों ही सीधे उसे बैकयार्ड के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन वह दोनों जैसे ही कमरे में पहुंचे, बेड की हालत देखकर वह दोनों एक पल के लिए हैरान हो गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी नमन ने हड़बड़ी के साथ कहा, वह बच्ची कहाँ चली गई? वह तो यहीं पर सो रही थी। यह कहकर वह तुरंत बेड के चारों तरफ देखने लगे। जहां अंतरा गायब थी, तो वहीं रोहित ने भी घबराते हुए कहा, नमन तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने उसे यहीं पर सुलाया था? नमन ने गुस्से से कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है, और कल तुमने भी तो देखा था ना जब डॉक्टर यहाँ से आए थे। वह फिर कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है उस बच्ची को लेकर। वह पहले बहुत कमजोर है। चलो हम उसे जल्दी से ढूंढते हैं। यह सुनकर रोहित ने भी अपना सिर हिला दिया और वह दोनों ही अंतरा को ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकल गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ दानिश जब बैकयार्ड के उस बड़े अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, तो उसके कदम रुक गए। वह अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लगा और तभी उसके कानों में कुछ आवाज आ गई। उन आवाजों को सुनकर दानिश के भाव पूरी तरह बदल गए और वह अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, यहाँ मेरे अलावा और कौन है? यह कहते हुए वह सीधे आवाज की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह जैसे ही उस बैकयार्ड में पहुंचा, वहां मौजूद एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसके कदम रुक गए। इस वक्त वह छोटी बच्ची बीचों बीच बंधे एक आदमी को अपने हाथों से पानी पिला रही थी और वह आदमी पानी जल्दीबाजी के साथ पिए जा रहा था। यह देखते ही दानिश के भाव गुस्से से पूरी तरह भर गए। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? दानिश की गुस्से भरी आवाज उस बैठक में गूंज उठी तो अंतरा, जो इस वक्त अपने हाथों से उस रस्सी से बंधे इंसान को पानी पिला रही थी, डर की वजह से उसके हाथ से वह गिलास दूसरे ही पल नीचे जमीन पर टूट गया और उसके छोटे से चेहरे पर पसीना आ गया। वह धीरे से उसे बंधे हुए आदमी से बोली, क्या कोई मास्टर आया है? वहीं वह आदमी की नजर दानिश पर गई। दानिश को देखते ही वह आदमी गुस्से से बोला, हाँ यह किसी मास्टर से कम नहीं। दिखने में यह छोटा है लेकिन काम राक्षसों जैसा करता है। तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे इस पानी का कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि मुझे पता है कुछ वक्त में मैं मरने वाला हूँ। यह सुनकर अंतरा ने मासूमियत के साथ अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तो मैंने आपको खाना भी नहीं खिलाया। आप बहुत भूखे हैं ना? जब मैं यहाँ आई थी तब आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आपको बहुत प्यास लगी थी, पर मैं आपको वापस से पानी पिलाऊंगी। यह कहकर वह नीचे गिलास को इधर उधर ढूंढने लगी और तभी उसकी नजर एक लेदर शूज पर गई, जिसके सामने ही गिलास गिरा हुआ था। अंतरा का चेहरा अभी भी नीचे झुका था और वह अपने घुटने के बल छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उस गिलास की तरफ बढ़ पहुंची। जैसे ही उस गिलास को अपने छोटे से हाथों से पकड़ी, इस वक्त उस लेदर शूज ने उस गिलास पर एक जोर की लात मारी। वह गिलास दूर जाकर गिरा। यह देखते ही अंतरा जोर से चिल्लाई, मैंने कितने मुश्किल से उस गिलास को ढूंढा था, वह फिर से खो गया। यह आपने ठीक नहीं किया। यह कहकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर दानिश की गुस्से भरी नजरों से मिली और दानिश की गुस्से भरी नजरों को देखते ही अंतरा एक पल के लिए सहम गई। और वहीं दानिश ने जब अंतरा को देखा तो एक सेकंड के लिए वह बिल्कुल खामोश रह गया। तभी अंतरा तुरंत जमीन पर पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, आप कौन हो और आप मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? आप बहुत डरावने हो। आपने मेरे गिलास को फेंक दिया। आप बुरे हो। यह कहते हुए अंतरा लगातार पीछे खिसकने लगी। वहीं दानिश ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह एक सेकंड के लिए अपने प्रेजेंट में वापस आया। वापस आते ही वह गुस्से से दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइवेट एरिया में घुसने की? यह कहते हुए दानिश अब अपने तेज कदमों से सीधे अंतरा की तरफ बढ़ा और उसने झुककर अंतरा के छोटे छोटे पैरों को झटके के साथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसी के साथ अंतरा जोर से चिल्लाई, नहीं मुझे मत मारो, और इसी वक्त दानिश उसकी आंखों में घूरने लगा। अंतरा की बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त दर्द भरा हुआ था और वह बस डरते हुए ही दानिश को देख रही थी। दानिश उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, कौन हो तुम? अंतरा ने अपने आप को दानिश से छुड़ाते हुए डर कर लेकिन गुस्से से कहा, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं अंतरा हूँ।
यह सुनते ही दानिश की भौं चढ़ गई। वह अपने सामने मौजूद छोटी सी लड़की को घूरने लगा जो उसे ऐसे जवाब दे रही थी। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने दानिश को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उसने पाउट बनाकर बंधे हुए इंसान की तरफ देख बोली, काले शख्स वाले अंकल, यह कौन है और यह मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? दानिश उसे उस इंसान से बात करते देख अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और से बात करने की? अचानक से अंतरा डर गई। वह तुरंत पीछे को सरकने लगी, लेकिन दानिश ने एक बार फिर से उसके पैरों को पकड़ अपने करीब खींच लिया। अंतरा झटके के साथ दानिश के सीने से टकराई और दानिश एक सेकंड के लिए फिर चुप रह गया। बंधा हुआ इंसान यह सब देख रहा था। वह दानिश को भी काफी गौर से देख रहा था। दानिश को देखते हुए उसने अंतरा को देखा। तभी अंतरा अपने सिर को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए, हाय माँ, लग गई मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई, यह कहकर वह अपने छोटे से सिर को सहलाने लगी। तभी दानिश उसकी यह बात सुनकर अपने होठों को भी भींचते हुए बोला, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। यह कह उसने उसके छोटे से चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसके सिर के तरफ ध्यान से देखने लगा। वहां कोई चोट नहीं थी, जिसे देखकर दानिश ने अंतरा को गुस्से भरी नजरों से घूरा और बोला, तुम झूठ बोल रही हो। यह सुनते ही अंतरा का मुंह बन गया। वह गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप बुरे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यह कह उसने दानिश से ऐसे मुंह फुला लिया जैसे कि वह दानिश को बहुत पहले से जानती हो और उसके ऐसे मुंह फुलाने से दानिश उसे मनाएगा। लेकिन दानिश उसे खड़ा होकर घूरने लगा। अंतरा अपनी तिरछी नजरों से दानिश को देख बोली, अब जब तक आप मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे तब तक अंतरा आपसे बात नहीं करेगी। यह सुनते ही दानिश की आंखें लाल हो गई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम किसको ऑर्डर दे रही हो? अंतरा ने भी मुंह फुलाकर कहा, मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगी जब तक कि आप मुझे आइसक्रीम लाकर नहीं दोगे। यह सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? अंतरा को यह बात समझ नहीं आई। उसने कंफ्यूज में अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। यह देख दानिश अब अपनी भौं सिकोड़ते हुए बोला, तुम्हें ऐसे बाहर क्यों छोड़ा गया है? तुम्हें इस वक्त मेंटल आइस लाइन या फिर हॉस्पिटल में होना चाहिए। अंतरा को फिर से कुछ समझ नहीं आया। उसने वापस से मासूमियत के साथ कहा, ओके, आप मुझे वहां लेकर चलिए, लेकिन आइसक्रीम दे दो। यह सुनकर दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट समझती हो? जब से मेरे सामने आई हो तब से मुझे ऑर्डर दिए जा रही हो। यह सुनकर अंतरा ने अपने छोटे छोटे हाथ को कमर पर रख दिया और दानिश की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मैंने आपसे आइसक्रीम मांगी, आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दी, ऊपर से मेरे सिर में चोट भी लगा दी और अब आप मुझे यहाँ डांट रहे हो। आप बहुत बुरे हो, गंदे हो। अब अंतरा तुमसे बात नहीं करेगी। यह कह उसने फिर से मुंह फेर लिया। दानिश उसे अब खामोशी से देखने लगा। उसने कुछ सेकंड तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन तभी अंतरा ने अपने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से दानिश के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वह गुस्से से बोला, मुझे शोर पसंद नहीं, लेकिन अंतरा उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोली, अंतरा को भूख लगी, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए, अंतरा को आइसक्रीम चाहिए। दानिश उसके चिल्लाने से आगे बढ़ा और उसे बाजू से कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर तुमने एक बार भी आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर अंतरा दानिश को एक सेकंड के लिए देखने लगी, लेकिन दूसरे ही पल वापस से दानिश के मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, अगर आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दिया तो मैं आपको पंच कर दूंगी। यह सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन पूरी तरह काले पड़ गए और वह अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। एक छोटी बच्ची उसको पंच करने की बात कर रही थी। अंतरा ने अपने छोटे से हाथों का पंच भी बना लिया और उसे दानिश को दिखाने लगी। उसने कहा, आपको पता है इस पंच को जब मैं अपने आश्रम में सब बच्चों को दिखाती हूँ तो सब मुझसे बहुत डर जाते हैं। आप भी डरो मुझसे। यह कह वह अपने पंच को इधर से उधर घुमाने लगी और दानिश को डराने लगी, लेकिन दानिश उसकी बेवकूफियों को कुछ सेकंड तक देखता रहा और आखिर में वह उसके छोटे से पंच को अपने बड़े से हाथ में पकड़ लिया। अंतरा का हाथ उसके बड़े से हाथ में कहीं गायब हो गया और दानिश ने उसे घूरते हुए कहा कि चुप लड़की। यह सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तो आपको डरा रही थी, आपको डरना चाहिए ना मुझसे।
प्लीज डरिए और मेरा हाथ छोड़िए। यह कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन दानिश ने उसके छोटे से हाथों को नहीं छोड़ा और वह बस उसकी आंखों में देख रहा था। तभी अंतरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं। यह कहते हुए उसने कुछ सोचा और वह आगे बढ़ी और अपने छोटे छोटे दांतों से दानिश के हाथों पर काटने लगी। यह देखते ही दानिश का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो गया और उसने अंतरा के छोटे से चेहरे को पीछे से पकड़ अपने हाथों से दूर करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानिश ओबराय को काटने की। अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, आपने भी तो मेरे हाथ को पकड़ रखा है, इसलिए जब तक आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे मैं आपको इसी तरह काट दूंगी। यह कह वापस से वह अपने दांत को इधर से उधर चलाने लगी, लेकिन दानिश ने आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, किस पागल खाने से आई हो तुम, और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी थी। अतः वह गुस्से से आवाज लगाते हुए बोला, रोहित अंकल, नमन अंकल, क्या आप दोनों यहाँ हैं। लेकिन तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तो अपने दोस्त के घर जा रही थी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, पर जब मैं सोकर कल जागी तो मुझे भूख लगी हुई थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।